नमस्कार साथियों। स्वतंत्रता संग्राम के अनकहे अनसुने वीरों को जानने पहचानने के इस क्रम में आज पहाड़ों की बेटी नॉर्थ ईस्ट की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाने वाली वीरांगना से मिलते हैं। इतिहास की किताबें अक्सर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और गांधी जी के चरखे तक ही सीमित कर देती हैं और देश के असंख्य वीर और उनकी वीर गाथाएं इतिहास की गुमनामी में खो जाती हैं। आज हम भारत के उत्तर पूर्व में धुंध से ढकी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच चलेंगे, जहां प्रतिरोध का एक बिल्कुल अलग स्वरूप जन्म ले रहा था। इस प्रतिरोध का नेतृत्व कोई राजनेता या वयोवृद्ध सैनिक नहीं, एक 16 साल की किशोरी कर रही थी। एक ऐसी लड़की जिसकी राजनैतिक, रणनैतिक कुशलता और आध्यात्मिक प्रभाव ने सारे ब्रिटिश साम्राज्य में भूचाल ला दिया। जिस उम्र में अधिकांश किशोर जीवन की दहलीज पर कदम रखना सीख रहे होते हैं, सही और गलत के बीच भेद भी नहीं कर पाते और दोषारोपण की कला में निपुण हो रहे होते हैं ना, उसी अवस्था में वह गोरिल्ला युद्धों का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवा दिए और अपनी अधिकांश आयु सलाखों के पीछे बिताई। ये कहानी है 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लोंगकाव गांव में जेलियांग्रोंग समुदाय के रोंगमई जनजाति में जन्मी एक असाधारण बालिका गाइदन लियू की। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म के समय उनके गले में गर्भनाल लिपटी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक सामान्य घटना नहीं अपितु एक दिव्य संकेत माना। उनके अनुसार यह बच्ची असाधारण भविष्य के लिए जन्मी थी और उसे उनकी कुल देवी चेरा चामदिनलियू का अवतार माना गया और यह भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य भी हुई। समय के साथ साथ समय ने भी इनकी परीक्षा ली, कठिन परीक्षा। 1920 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा नॉर्थ ईस्ट में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। वहाँ की नागा जनजातियों को प्रलोभन देकर अथवा जबरन धर्मांतरण कराया जाने लगा। उन पर अनावश्यक कर भी थोपा गया। 13 वर्षीय गाइदन लियू ने अपने चचेरे भाई हाइपो जादोनांग के नेतृत्व में हेराका आंदोलन से जुड़ गई। मित्रों, हेराका का मतलब है पवित्रता और इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक अथवा धार्मिक नहीं अपितु अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, स्वतंत्रता का संघर्ष था। इस आंदोलन ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में जोर पकड़ लिया। अधिक से अधिक लोग हेराका से जुड़ने लगे। इस कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब 29 अगस्त 1931 को अंग्रेज़ों ने सबके सामने बड़ी क्रूरता से जादोनांग को फांसी दे दी। उन्हें लगा अब यह प्रतिरोध थम जाएगा, परंतु हुआ इसका बिल्कुल उलट। अब आंदोलन की कमान संभाली 16 वर्षीय किशोरी गाइदन लियू ने। उन्होंने केवल एक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे एक व्यापक, सशक्त, सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। लगभग 4000 सशस्त्र नागा योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए उन्होंने भूमिगत गोरिल्ला अभियान चलाया। पहाड़ों के यूनिक ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाकर उनकी सेना ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ाकर रख दी। अब उनके लिए वह एक असंभव सी चुनौती बन चुकी थी। गाइदन लियू को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या जतन नहीं किए। पहले एक विशेष सैन्य दल तैनात किया, कोई नतीजा नहीं। फिर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाया, इनाम तक घोषित कर दिए गए। गाइदन लियू का ठिकाना बताने के लिए नगद 500 रुपये भारी नगद का इनाम घोषित किया गया। 10 वर्षों तक कर से मुक्ति, यहाँ तक कि पूरे क्षेत्र में गाइदन लियू नाम वाली प्रत्येक लड़की से सख्त पूछताछ की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवारों को अपनी बेटियों के नाम तक बदलने पड़े। लेकिन हुआ क्या? जीवन बदल देने के, धन के लालच और लगातार भय के बावजूद उनके समुदाय ने
अंग्रेज़ों के सामने मौन की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। किसी ने उनका विश्वासघात नहीं किया। यह बात उनके प्रभाव और जनता के साथ उनके संबंधों का एक मजबूत प्रमाण है। उनके संघर्ष का निर्णायक चरण 1932 में पुलोमी गांव में आया। उन्होंने अपने लगभग 4000 साथियों की सुरक्षा के लिए एक विशाल लकड़ी का किला बनाने की योजना बनाई। इसकी खबर वहां के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मैकडोनाल्ड को लग गई। बड़ी चतुराई से उसने रानी को धोखा देने के लिए सेना की एक बड़ी टुकड़ी गांव से विपरीत दिशा में भेज दी और दूसरी ओर गांव में छापा मारने की तैयारी करने लगा। रात के समय किले तैयार होने से पहले ही मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अचानक हमला बोल दिया। अपने 17वें जन्मदिन से कुछ ही समय पहले गाइदिन ल्यू गिरफ्तार कर ली गई और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब उनका संसार विशाल नागा पहाड़ियों से सिमटकर गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल और तुरा के जेलों की 4x4 की एक छोटी सी कोठरी में सीमित हो गया। जब बाहर की दुनिया भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास की दिशा बदल रहे थे, तब वह अदृश्य रूप से उस संघर्ष की प्रेरणा बनी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, हम स्वतंत्र लोग हैं, गोरे हम पर शासन नहीं कर सकते। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शिलांग जेल में उनसे मुलाकात की और उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करने का वचन भी दिया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, केवल वचन दिया। उन्हें रानी की उपाधि भी दी, पहाड़ों की बेटी कहा। और रिहाई कब हुई जानते हैं? 1947 में, देश की आज़ादी के बाद। जिस व्यक्ति को एक कैदी, एक क्रांतिकारी से मिलने तक की अनुमति थी, वो उन्हें रिहा न करा सके। बड़ी भारी विडंबना है, समझ रहे हैं ना मित्रों? उन्होंने 17 से 32 वर्ष की आयु, अपनी लगभग सारी युवावस्था जेल में काटी, या कहना चाहिए काटनी पड़ी। जिस सरकार के विरुद्ध उन्होंने कभी शस्त्र उठाए थे ना, स्वतंत्र भारत में वही उनकी राष्ट्रीय एकता की प्रबल समर्थक बनी। उन्होंने नागा अलगाववाद और नागा नेशनल काउंसिल NNC का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार ने इसका साथ दिया। उन्होंने इंडियन यूनियन के साथ उनकी एकता का समर्थन किया। मतलब जब नागा जनजाति के लोग एक अलग देश चाहते थे, तब ब्रिटिश ने गाइदिन ल्यू का समर्थन किया। अंग्रेज़ों ने तक गाइदिन ल्यू का समर्थन किया, परंतु यहाँ उनके अपने ही समुदाय के कुछ लोगों का विरोध उन्हें सहना पड़ा। कुछ लोग अन्य धार्मिक परंपराओं में परिवर्तित हो चुके थे और इसी कारण उनका विरोध कर रहे थे। अब उनके समक्ष दोहरी लड़ाई थी, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकजुटता। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान मिला, 1982 में पद्म भूषण और 1996 में बिरसा मुंडा पुरस्कार। और अंत में 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की आयु में रानी गाइदिन ल्यू का निधन मणिपुर के उसी गांव में हुआ जहां उनके असाधारण होने की भविष्यवाणी हुई थी। तो ये थी कहानी पहाड़ों की बेटी कही जाने वाली नॉर्थ ईस्ट की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सम्मानित रानी गाइदिन ल्यू की। मित्रों, रानी गाइदिन ल्यू एक और प्रमाण है कि किस तरह हमारे इतिहास ने, या कहें हमारे इतिहासकारों ने, वीरों को इग्नोर किया है। किस तरह से हमारे मानस पटल पर, हमारे इतिहास की किताबों में केवल गिने चुने नाम ही सामने आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्वतंत्रता में उनका कोई योगदान नहीं था, पर स्वतंत्रता में क्या केवल उन्हीं का योगदान था?
और भी प्रश्न हैं। उन्होंने स्वतंत्रता की बागडोर, हेराका आंदोलन की बागडोर 16 वर्ष की आयु में संभाली। 13 वर्ष की आयु में उन्हें ये पता था कि उन्हें जीवन में क्या करना है। आजकल कितने बच्चों को पता होता है 13 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में कि उन्हें जीवन में किस दिशा में जाना है। और आप जब उस समय का परिवेश देखेंगे ना, तो आप ये भी जान पाएंगे कि उस समय कुछ भी करना कितना कठिन होता था। और विशेषकर अगर आप एक स्त्री हैं और वो भी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में, कितनी कठिनाई होती होगी। जो चीज़ें आज इतनी स्मूथ है, हमारा जीवन इतना सुगमता से चल रहा है, क्या उस समय वो जीवन इतना स्मूथ था? क्या इतनी सुविधाएं थी? नहीं। पर जो सोच होती है ना, वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। यदि सोच बहुत प्रबल हो तो सुविधाएं मायने नहीं रखती। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था मित्रों, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। रानी गाइदिनल्यू का जन्म ही दिव्य नहीं था, उनके कर्म भी दिव्य थे। और अपने कर्मों से ही उन्होंने अपने जन्म के समय की गई भविष्यवाणी को सत्य साबित किया। इसीलिए मित्रों, हमारी संस्कृति में कर्म को प्रधानता दी गई है। वह 16 वर्ष की आयु में जेल चली गई। और आपको पता है, वो जेल जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रांतिकारी थी और सबसे अधिक वर्ष उन्होंने जेल में काटे। तो आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए वो समय कितना कठिन होगा। मित्रों, यहाँ समझिएगा, जेल कोई विश्राम गृह नहीं होते। असंख्य यातनाएं, कितनी पीड़ा, और वो भी एक स्त्री के लिए। एक 4x4 की कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया। फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, उनकी आत्मा नहीं हारी। वो जब स्वतंत्रता के बाद बाहर निकली तो उन्होंने शिकायतें नहीं की। आज छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे विषयों पर शिकायत करने की आदत सी हो गई है हमें। यदि हमें कुछ आता है तो दोषारोपण करना, शिकायत करना। अपने कर्तव्यों को हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। उस बालिका ने किसी से शिकायत नहीं की। जब उसे रिहाई का वादा किया गया और रिहाई हुई 10 साल बाद, तब भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। और भी बहुत से विषय हैं जिन पर आज हमें विचार करना चाहिए, जैसे सामरिक एकता। उनके समुदाय ने कितनी ही लालच, प्रताड़ना, प्रलोभन सबको ठुकरा कर उनका साथ दिया। कितनी बड़ी बात है ये, अपने नेता के लिए एकजुटता से खड़े रहना, ये जानना, ये समझना कि जनता ही नेता की शक्ति होती है। नेता जनता के लिए ही लड़ते हैं। किसी ने उनसे विश्वासघात नहीं किया। विश्वासघात किया तो केवल नियति ने। उन्हें 15 साल का लंबा समय सलाखों के पीछे काटना पड़ा। उन्हें रिकॉग्निशन मिली, लेकिन कब? 1972 में, आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद। फिर भी निस्वार्थ रूप से अपने समुदाय के लिए, देश की अखंडता के लिए वो लगातार काम करती रहीं। और अपने जीवन के अंत में एक बड़ा ही साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी भूमि पर मुक्ति प्राप्त की। और बाकी जो आंतरिक राजनीति है वो तो आपको यहाँ दिखी गई होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप समझ ही रहे होंगे। जिस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए, जिनका विरोध किया, उन्होंने एक समय बाद उनका साथ दिया, पर भारत की सरकार उसमें विफल रही। क्या व्यक्तिगत लाभ सब कुछ है? आखिर क्यों? जो व्यक्ति कैदी से मिलने आ सकता था, उन क्रांतिकारियों से मिलने की अनुमति थी उसे अपना वादा, अपना वचन पूरा करने में 10 साल लग गए। सोचने वाली बात है ना मित्रों। सोचिए, और आपकी इस विषय पर क्या राय है? आपने रानी गाइदिनल्यू से क्या क्या सीखा?
मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं ताकि रानी गाइदिन्ल्यू आज भी हम सब के मन तक अपनी पहुंच बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।